नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दिल्ली में अब किसी भी समय चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है, यानी चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियों का जो भी अपने प्रत्याशियों को फाइनलाइज करने का एक सिलसिला है, वो भी अब अंतिम चरण में पहुंच रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस का थोड़ा-सा डिले हो, लेकिन जो भी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और अभी चूँकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए ये मान कर के चला जा रहा है कि नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख होगी, उससे पहले कम से कम सबकी लिस्ट आ भी जाएगी, सबके चेहरे सामने आ जाएँगे और जो भी कवायदें होती हैं, जो भी तैयारियाँ होती हैं, वो भी परवान चढ़ चुकी होंगी। इधर हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो मतदाताओं को लुभाने की, आकर्षित करने की कोशिशें होती हैं, वो सबसे अधिक अगर कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अभी ऐसी कोई कवायद देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में इन्होंने बहुत नियोजित तरीके से जमीन पर उतर करके चुनाव लड़ा है और संघ ने भी अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों की एक तरीके से ड्यूटी लगाई, उनको तरह-तरह की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी। वो सब हमने देखा और उसका नतीजा भी अल्टीमेटली हमें देखने को मिला। हरियाणा जिसमें 10 साल के इनके शासन के बावजूद तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फुल मेजॉरिटी के साथ इंडिपेंडेंटली बनाने में वो कामयाब हुई। उसको लेकर के भी लोगों ने कहा कि ये सब ज़मीन पर काम करने का नतीजा है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी हमने देखा, जहाँ वोट जिहाद से लेकर के और फतवे तक जारी किए गए सज्जाद नोमानी के द्वारा, वहाँ भी एक ह्यूज जिसको आप कहते हैं, वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले महायुति को मिली और वहाँ देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बने, 5 साल बाद फिर मुख्यमंत्री बने। निरंतरता में 2019 में ही उनको बन जाना चाहिए था। तो इन 2 अहम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे पहले जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें थोड़ी-सी कम रह गई थी, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और जिस दिल्ली की हम आज बात कर रहे हैं, इस दिल्ली में 2014 में भी सभी 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में और 2019 में भी और इस बार 2024 में भी सभी 7 सीटें जीती। ये चुनाव एक्चुअल में ऐसे समय हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी मंडली ये जेल से जमानत पर रिहा होकर के आई है। खुद अरविंद केजरीवाल 150 से ज़्यादा दिनों तक करीब-करीब साढ़े 5 महीने तिहाड़ जेल में रहे हैं। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में रह कर के आए हैं, वो तो करीब-करीब 500 दिन रह कर के आए हैं। संजय सिंह तिहाड़ में रह कर के आए हैं, विजय नायर, उधर इनके एक और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, वो तो काफ़ी लंबे समय तक वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक दूसरे केस में। लेकिन जिस तरीके से तमाम तरह की जाँचें इनके खिलाफ चल रही हैं और अभी हाल में ईडी ने जब एलजी से शराब घोटाले में मुकदमा चलाने की एक माँग की, तकनीकी तौर पर उसमें कुछ पेच थे, तो उनको वो अनुमति भी मिल गई। तो अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं
कि उनके लिए सबसे मुश्किल राजनीतिक चुनौतियों का समय है। उनके लिए ये आर-पार की लड़ाई है। उन्होंने 20 से ज़्यादा एमएलए के टिकट काटे हैं। 4 जो सिटिंग एमएलए थे उनकी जगह बदली हैं, सीटें बदल दी हैं और इसके अलावा भी हर विधानसभा क्षेत्र में कैंप टाइप लगा कर के महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि उनको लालच दिया जा सके कि अगर आपने फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, तो आपको हर महीने 2100 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ उनके कच्चे चिट्ठे भी खुले हैं साहब। पंजाब के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि वहाँ तो अब 3 साल होने को आ रहे हैं, फरवरी में 3 साल हो जाएँगे सरकार बने हुए। आपने 1000 रुपए वहाँ की महिलाओं को भी देने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक फूटी-कौड़ी नहीं मिली है। तो दिल्ली में कौन यकीन करेगा कि आप 2100 रुपया दे देंगे, जब पंजाब में आप 1000 रुपया नहीं दे पा रहे हैं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भी हमले हैं और जो कांग्रेस पार्टी है उसके भी और जो दूसरी पार्टियाँ लड़ रही हैं उनके भी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा। वो भी नई दिल्ली क्षेत्र से खुद प्रत्याशी हैं, अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी लड़वा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी भी हैं। तो उनको जोड़ कर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते ओंकार जी। मुनीश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इधर बात उठी है कि भई पंजाब में भी आपने महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए देने की घोषणा की थी। अब 3 साल होने वाले हैं पंजाब में आपकी सरकार को और वहाँ तो आपके सिर पर कोई एलजी भी नहीं बैठा है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपके हाथ नहीं रोक रही है। तो वहाँ आपने महिलाओं को 3 साल बाद भी 1000 रुपया क्यों नहीं दिया है? और अब दिल्ली के लोग कैसे यकीन करें, दिल्ली की महिलाएँ आपको कैसे यकीन करें कि आप 2100 रुपया यहाँ भी दे दोगे? दिल्ली की महिलाएं यकीन करेंगी ही नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मैं लगातार भारतीय लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नई दिल्ली विधानसभा, जहां से इस वक्त भ्रष्ट केजरीवाल यहाँ के सिटिंग एमएलए है, मैं इस इलाके में पिछले 3 महीनों से लगातार जनसंपर्क में होम टू होम कैंपेनिंग, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूं। एक बात ओंकार जी जो लगातार यहाँ पे सुनने को मिलती है और समझने को मिलती है, चाहे आप जे क्लस्टर्स में जाएं, आप कैंप्स में जाएं, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा लुटियन जोन भी इसी में आता है। दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, उसके ऊपर दिल्ली भारत की कैपिटल है, राजधानी है। ऑन टॉप ऑफ दैट नई दिल्ली विधानसभा उसका ललाट है उसका। यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में प्रेसिडेंट स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे रहते हैं, भारत के राष्ट्रपति इस यहाँ के इस विधानसभा के रेजिडेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण ये विधानसभा क्षेत्र है। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काफी संख्या में है एंड उसके अलावा दूसरे लोग हैं। कुछ क्लस्टर एरियाज है, लेकिन उन क्लस्टर झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर एरियाज में जाएंगे तो आप पाएंगे कि उनका जो समझ है, उन वोटर्स की समझ और जो उनकी दुनिया और जनरल नॉलेज की समझ है, काफी ज्यादा है। लगातार मुझे माताएं और बहनें बताती हैं कि हमारा बेटा या हमारा भाई ग्रेजुएशन कर चुका है, खाली बैठा है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ रेवड़ियां बांटी है, रोजगार पैदा नहीं किया उसने। और अब लोगों को समझ आ चुका है कि इन रेवड़ियों की आवश्यकता नहीं है। यदि पर फैमिली एक रोजगार दिया जाता, दिल्ली में प्राइवेट इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर है। तो यदि यहाँ के विधायक अरविंद केजरीवाल शुचिता के साथ, तन्मयता के साथ अगर काम करते तो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती। इसलिए अब यहाँ की महिलाएं समझ चुकी हैं कि 1100 रुपए जो 21 रुपए का इन्होंने बोला है वो सिर्फ झांसा है। और ये भी महिला सम्मान की स्कीम पिछले 5-6 महीने में इन्होंने बनाई क्यों नहीं? जब इन्होंने अनाउंस की थी जेल से निकलने के बाद, तो ओंकार जी यहाँ की महिलाएं पूछ रही हैं कि उस स्कीम को तब उन्होंने कैबिनेट के माध्यम से अप्रूव क्यों नहीं किया, उसको उसका बिल क्यों नहीं बनाया, उसको लेजिस्लेटिव बिल क्यों नहीं बनाया उसका।
और उसके बाद वो दिल्ली गवर्नमेंट का जो सरकारी महकमा है वो इसको इंप्लीमेंट करता। अब इन्होंने चुनावी स्टंट के माध्यम से ये स्कीम बेसिकली हवा में उछाली है। इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी देखिए कि इवन इन मतलब ताकि लोग फ्रॉड में मत फंसे, दिल्ली सरकार के एक विभाग ने पब्लिक इंटरेस्ट में विज्ञापन निकाला मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस में, मतलब अखबारों में, कि कृपया रेजिडेंट्स या सिटीजन्स इस झांसे से बचे, महिला सम्मान जैसी कोई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। इससे बड़ा थप्पड़ एक्स सीएम या सीएम आतिशी पे क्या हो सकता है। लेकिन इन लोगों को, अरविंद केजरीवाल और उसका जो गैंग है, उनको कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल मक्कारी और झूठ फरेब की राजनीति इन्होंने 10 साल में की है। इनका डीएनए तक म्यूटेशन हो चुका है और ये लोग अब एग्जिट पाथ पे हैं। ये लोग जस्ट, इनको जनता अब जवाब देने वाली है आने वाली विधानसभा में, जो कि अगले 10 दिनों में होपफुली अनाउंस हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इनका प्रपंच एक्सपोज हो चुका है। मनीष जी, इन्होंने अभी एक आज तक के कॉन्क्लेव में इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि साहब, पेरिस और लंदन जैसी सड़कें, यमुना की सफाई और घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के 3 वादे मैंने 5 साल पहले किए थे और वो मैं पूरे नहीं कर पाया हूं। तो अब किस मुंह से आप वोट मांग रहे हैं? इन्होंने तब कहा था कि अगर मैं यमुना को साफ ना कर पाऊं तो 2025 के इलेक्शन में मुझे वोट मत देना। तो इनको तो वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। एग्जैक्टली देखिए, पहली बात तो यमुना की सफाई की बात को तो 10 साल हो चुके हैं। लेकिन एक जो अपभ्रष्ट व्यक्ति होता है, जो धूर्त और जो गिरगिट स्टाइल में जो राजनीति करता है, सिर्फ वही इतनी हिम्मत रख सकता है कि वो आके जनता की आंखों में धूल फिर से आंखों में आंखें डाल के मतलब धूल झोंकने की हिम्मत रखता हो। एंड अरविंद केजरीवाल इज वन सच एग्जाम्पल। अनफॉर्चुनेटली अरविंद केजरीवाल अपने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक सबसे बड़ा कलंक एवं धूर्तपने का एग्जाम्पल है। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि मैं एज ए सिटीजन, या मैं अगर अपने आप को अन्ना आंदोलन के सिपाही के रूप में, ये मुझे कहने का हक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हम लोगों ने, हमारे जैसे काफी दुनिया भर के लोगों ने सपोर्ट किया था, ये सोच के कि व्यवस्था परिवर्तन के ये शायद व्यवस्था परिवर्तन की जो इनकी जो आइडियोलॉजिकल एक लॉफ्टी आइडियलिज्म इन्होंने प्रस्तुत किया था भारतीय राजनीति में कि हम वो करके दिखाएंगे, उनको जिस ढंग से इन्होंने बिट्रे किया, उस पर पूरा धोखा दिया देश को, इसलिए मुझे कहने का हक है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने की है, कि मैं तो चप्पलों में पहनने घूमने वाला व्यक्ति, कमीज के बटन ऊपर नीचे जानबूझ के लगाने वाला व्यक्ति, बच्चों की शपथ खाने वाला व्यक्ति, उसके बाद जेट प्लेन में घूमने लग गया। जब सत्ता में आते इन्होंने चंदा की पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ किया। तो ऐसे व्यक्ति ने, अरविंद केजरीवाल ने, हम लोगों को जो जो ये समझते हैं कि हम ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों के डगर को, उन लोगों के रास्ते को कठिन कर दिया है। किस तरह के प्रश्नों का सामना आप लोगों को भी करना पड़ता है, क्योंकि आप भी एक समय तो अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहे हैं और चूंकि इन्होंने पब्लिक को एक तरीके से धोखा दिया है, हर बार झूठ बोल करके मतदान के लिए कहना, उनको झांसे में ले भी लेना, और जनता ने कमी नहीं छोड़ी है। पहला चुनाव याद करिए, सीधे 28 सीटें। पहले चुनाव में किसी पार्टी को 28 सीटें, दूसरे चुनाव में तो और रिकॉर्ड टूट गया, 67 सीटें, 68 सीटें, और तीसरे चुनाव में भी 64 सीटें। तो पब्लिक ने तो आंख बंद करके इनके ऊपर भरोसा किया है। लेकिन क्या बार बार पब्लिक इन पर भरोसा करेगी और क्यों करेगी? और आप लोगों को भी किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब पब्लिक के बीच में जाते हैं और वोट मांगते हैं? देखिए, 2-3 तथ्य मैं आपके दर्शकों के स्पर्श लाना चाहूंगा, क्योंकि मैं नई दिल्ली विधानसभा में लगातार ग्राउंड कैंपेनिंग कर रहा हूं, मैं और मेरी टीम। एक बात, पिछले 10 सालों में यहां के सिटिंग एमएलए अरविंद केजरीवाल ने
कि ये लगातार लगातार प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन में थे, तो इनको तो पूरे दिल्ली की ही सुध नहीं थी, तो ये नई दिल्ली विधानसभा की सुध क्यों लेंगे? नंबर 2, पिछले 3 महीनों से लगातार अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनका बेटा और उनकी बेटी, वो यहां पर चुपके चुपके से दबे दबे दुबे दबक जैसे चुपके चुपके, ताकि आहट ना हो, इलाकों में, कुछ इलाकों में आते थे और एक दो जो वहां पे उनके अपने लोग होते हैं उनके यहां बैठ के निकल जाते थे। ये शो करता है कि इनको इस बात की आशंका है कि लोग यहां पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थर्ड, एमएलए फंड, ये ध्यान दिया जाए कि जो एमएलए फंड मिलता है प्रत्येक विधायक को दिल्ली में, वो 10 करोड़ का है पर ईयर। वैसे इन्होंने बढ़ा के 15 करोड़ किया है, लेकिन वो अभी सैंक्शन नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ। 10 करोड़ अपने पूरे भारत में एमएलए लेड फंड, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में सबसे अधिक दिल्ली स्टेट के पास है, और ये भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। तो जब इन्होंने किया तो नई दिल्ली विधानसभा में माननीय अरविंद केजरीवाल ने अपने एमएलए लेड फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया प्रॉपर। आप किसी भी क्लस्टर एरिया में जाएंगे, आपको बस उस जे क्लस्टर के बाहर की तरफ बेंच लगा मिल जाएगा कि यह बेंच माननीय यहाँ के जो विधायक साहब हैं अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा लगवाया गया। अदरवाइज कोई विकास पे इन्होंने काम नहीं किया नई दिल्ली में। फिर एनडीएमसी में अगला पॉइंट है एनडीएमसी, जो कि अगेन भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी, मैं नई दिल्ली की बात करूँ, नई दिल्ली विधानसभा एनडीएमसी के अंदर आता है। एनडीएमसी भी भ्रष्टाचार का अड्डा है, जैसे कि एमसीडी है। दिल्ली में 70 सीटें हैं, 68 सीटें एमसीडी कवर करता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली उनको सर्व करती है। एक सीट जो दिल्ली कैंट है, दैट इज सर्व्ड बाय दिल्ली कैंट बोर्ड, वो सेपरेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। एंड नई दिल्ली विधानसभा की जो सेवाएं हैं वो एनडीएमसी देता है, नई दिल्ली। तो यहां पर जो सफाई कर्मचारियों की समस्याएं हैं, वो बिल्कुल एमसीडी के जो कर्मचारी है उन्हीं की तरह है। जैसे पेरोल, उनको जो मस्टर रोल जिसको बोलते हैं, मस्ट रोल बोलते हैं, मस्ट रोल उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ। तो लोगों को क्या, थोड़े समय नौकरी दी जाती है, उसके बाद फिर हटा दिया जाता है, फिर थोड़ी नौकरी दे दी जाती है, ताकि उनको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मत मिले एंड लॉन्ग टर्म वो सेवाएं लेने के, मतलब सर्विस करने के हकदार न बने। तो कहने का मतलब ये कि कई चीजें यहाँ पे, एंड जो एक पॉइंट जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कोई काम नहीं किया, जबकि अपना हीलिंग टच देते हुए विधायक के रूप में और सीएम के रूप में काफी कुछ कर सकते थे। ओमकार जी, अगला पॉइंट ये है कि ये इस वक्त लगातार ये बोले जा रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल, जबकि केजरीवाल एवं उनके सारे जो भी उनके विधायक हैं वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री पुनः बन ही नहीं सकते जब तक ये बिल्कुल नहीं शराब बन घोटाले जी, जब तक शराब घोटाले से ये बरी नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे। और अभी शराब घोटाला तो एक्चुअली उसके चार्जेस फ्रेम किए जाने और चार्जेस फ्रेम किए गए, ट्रायल अभी शुरू होना है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि उसके बावजूद भी लगातार झूठ पे झूठ बोला जा रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा, और ये कहना कि जनता को कि आप मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट दीजिए। आप तो पहले से कलंकित हो चुके हैं शराब घोटाले में, आपको तो कोई हक ही नहीं। फिर अब दलितों की बात करते हैं, और दलितों के प्रति इतने हितैषी होते आप दिल्ली में, तो आपने आतिशी के बदले किसी दलित को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? दलित डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना दिया आपने आज तक? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 3 मिनिस्टर इनके जो दलित विभाग के थे, मतलब सोशल वेलफेयर, 3 दलित मिनिस्टर लगातार बारी बारी से हटाए गए। द लेटेस्ट एग्जांपल राजेंद्र पाल गौतम। ये बताइए साहब, ये कांग्रेस से नया पंगा शुरू हुआ है? अभी तक तो ये अमित शाह चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, अपराध रोकने में अमित शाह विफल हो गए हैं। उस समय तो यही माना गया कि चूंकि दिल्ली के चुनाव के कैंपेन की बागडोर अमित शाह के हाथों में रहनी है, तो पहले ही अमित शाह पर इतने हमले कर दो कि जब वो कैंपेन के लिए आए, क्योंकि प्रधानमंत्री की कितनी रैली होंगी दिल्ली में, हार्डली 4 रैली हो जाएंगी, 6 रैली हो जाएंगी, लेकिन मेनली तो जो कमान है वो अमित शाह संभालेंगे या दूसरे लोग संभालेंगे बीजेपी की तरफ से। तो उससे पहले हमले करने शुरू कर दो उनके ऊपर, मीडिया इनके साथ है ही, तो जो ये चाहते हैं वैसा परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब अचानक से इन्होंने कांग्रेस से पंगा लेना शुरू किया है।
अजय माकन ने इनको फर्जीवाल क्या कहा, तो फर्जीवाल तो और बहुत सारे लोग कहते हैं और हम्म। प्रूव करते हैं लोग कि आप कैसे फर्जी बातें करते हैं और अपने वादे पूरे नहीं करते हैं, तो फर्जीगिरी ही तो कर रहे हैं। सारा फेक आप काम करते हैं और उसमें तो आप अब जेल भी हो चुके हैं। तो इतनी ज्वाला कैसे दहक उठी इनके अंदर कि अब कांग्रेस को धमकी दे रहे हैं कि साहब आपको हम इंडिया अलायंस से बाहर निकलवा देंगे। जो ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस ठीक-ठाक तरीके से मजबूती से लड़ गई, 2019 की तरह कांग्रेस ने ड्रामा नहीं किया, अपने को विथड्रॉ नहीं किया, तो इनकी हार तो निश्चित हो जाएगी। बिल्कुल ओंकार जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जो बेसिकली जिसकी बिसात जो जब ये लोकसभा में इनका लोकसभा के बाद इनका जब ये गठबंधन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में इन्होंने समझौते की खूब कोशिश की। अब हुआ ये कि जब ये एक बार विफल हो गया, क्योंकि देवेंद्र यादव जो दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ समय पहले न्याय यात्रा निकाली अक्टूबर नवंबर में। जब ये समझ आ गया अरविंद केजरीवाल को कि अब समझौता नहीं हो सकता, तो इन्होंने अपनी लिस्टें निकालनी शुरू कर दी। वास्तव में अरविंद केजरीवाल को भी समझ आ गया कि आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा 2025 में धूल चाटेगी, धूल चाटेगी। और उसके पीछे बेसिस है, पूरा कैलकुलेशन स्पष्ट है इस वक्त, ये दीवार पे लिखा जा चुका है। कोई पढ़ना चाहे तो उसकी मर्जी, नॉट जो ना पढ़ना चाहे उसकी मर्जी। वास्तव में हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए। जैसे नई दिल्ली विधानसभा से संदीप दीक्षित। पहले पिछले चुनावों में क्या हुआ था 2020 में, कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट्स उतारे, हल्के फुल्के। जी। पहले तो उनका आपस में झगड़ा होता रहा। पहले उन्होंने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष कीर्ति आजाद जी को बना दिया, फिर उस पर रिवोल्ट हो गया, तो फिर सुभाष चोपड़ा जी को बना दिया गया। सुभाष चोपड़ा जी उतने एक्टिव थे नहीं पॉलिटिक्स में, कांग्रेस के पुराने लीडर थे, तो वो उनकी, और उससे समझ आ गया कांग्रेस ने अपना कैंपेन, क्योंकि मैं 2020 के कैंपेन को भी बड़ी क्लोजली फॉलो किया था दिल्ली विधानसभा, तो अल्टीमेटली ये समझ आ गया कि कांग्रेस ने अपना कैंपेन बैठा दिया ताकि सारा वोट उसको शिफ्ट हो जाए आम आदमी पार्टी की तरफ। तो मुस्लिम वोट भी एन ब्लॉक कांग्रेस का, बीजेपी को तो जाना नहीं था, वो आम आदमी पार्टी को चला गया। इसलिए वोटों का पोलराइजेशन हुआ। बीजेपी को मिला 42% वोट, आम आदमी पार्टी को मिला 54% वोट, और लगभग 2-3% वोट कांग्रेस को मिला। अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली आउट ऑफ 70। लेकिन अब कांग्रेस इस वक्त लड़ने के मूड में है पूरा। तो कांग्रेस लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी लड़ेगी, और हमारी जैसी पार्टी भारतीय लिबरल पार्टी भी मैदान में 70 सीटों के साथ। तो अंततः इनको समझ आ चुका है। तो अब इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है, केजरीवाल अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। तो जब अजय माकन ने यह कहा कि फर्जीवाल, अच्छा बाय द वे फर्जीवाल टर्म में पिछले 2 सालों से लगातार इस्तेमाल किया मैंने अरविंद केजरीवाल जी, के जी। लिए। तो अजय माकन ने उनको देशद्रोही कहा, फर्जीवाल कहा, तो ये तमतमा उठे। अब उन्होंने धमकी दे दी अरविंद केजरीवाल ने कि मैं इंडिया अलायंस, देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, इंडिया अलायंस से मैं, कांग्रेस को बोलते हैं मैं आपको हटवा दूंगा। आप कौन है भाई हटवाने वाले? हु और केयर्स अबाउट, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें, उसको कह रहे हैं कि आपको हटवा देंगे। हटवा दूंगा, बताइए। अच्छा, उसके बाद आतिशी, फिर आतिशी जंप इन करती है संजय सिंह के साथ, भ्रष्ट संजय सिंह के साथ, जो कभी टिकटें बेचते थे सिनेमा हॉलों के बाहर, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि बीजेपी कांग्रेस को फंड कर रही है। मतलब अपनी तरफ कुछ नहीं बोलना कि हमने पिछले 10 सालों में क्या विकास किया, हमने क्या योजनाएं बनाई। लगातार आरोप प्रत्यारोप, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, खिचड़ी पकाओ, जनता को गुमराह करो। जबकि चुने हुए प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वो ये बताए कि हमने दिल्ली में विकास के लिए क्या काम किया। तो अब और आतिशी महाराज, ये और भी चौंकाने वाली और हैरत अंगेज बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का अभी परसों बयान आया कि साहब
बीजेपी बताए कि पिछले 10 साल में दिल्ली में उन्होंने क्या किया। मतलब शर्म नहीं आती है? भाई सरकार में, सत्ता में कौन है? तो पब्लिक किससे माँगेगी जवाब कि तुमने क्या किया है? और तुम उल्टा बीजेपी को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो? ये एग्जैक्ट बेशर्मी की एक इंतहा है, मतलब कि आप पब्लिक परसेप्शन जो डिस्कोर्स है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो कि जितने हमले मेरे पे हो रहे हैं, उनका रुख किसी तरीके से बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए। राइट। तो अब जब कांग्रेस ने भी सीरियसली कॉन्टेस्ट करने लगी है और अपने जो उनके बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं वो उतारने शुरू किए। अब देखिए ना, संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा से, पिछले बार तो डमी कैंडिडेट्स मिले थे इनको कांग्रेस की तरफ से, तो ये खेल गए अच्छा खेल। अब दूसरा ये देखिए ना, वहां पे जो जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया पटपड़गंज के सिटिंग एमएलए, उनको पता है कि पटपड़गंज वो जीत नहीं सकते, तो एक किसी इंटरनेट सेलिब्रिटी को आप ओझा साहब को बुला के सोचे कि वो मैच जीत जाएंगे, उनको वो पकड़ा दी। अच्छा, अब पटपड़गंज से उनको भेज दिया जंगपुरा। जंगपुरा विधायक जो है पे प्रवीण कुमार, उनको हटा के मनीष सिसोदिया के यहाँ भेज दिया गया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस, स्पेकुलेशन ये है कि वहां पे उन्होंने फरहाद सूरी को उतार दिया कांग्रेस ने। तो आरोप ये देखिए आतिशी का कि फरहाद सूरी जो कि जंगपुरा से लड़ रहे हैं मनीष के खिलाफ, एंड नई दिल्ली से संदीप दीक्षित जो कि लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो आतिशी का बचकानी बयानबाजी कि अच्छा ये दोनों ये बताएं कि इनके पास फंड्स कहां से आया, क्योंकि इन्होंने तो टिकटें बेच बेच के पैसे बना लिए। आम आदमी पार्टी का जो ट्रेडिशनल जो सबसे ठोस धंधा है पिछले 10 सालों में, वो है टिकटें बेचने का। वो राज्यसभा की पालम टिकटें। पालम पालम की इनकी जो एमएलए का टिकट कटा है, उसका वीडियो वायरल है कि 12 करोड़ में जो है यहाँ से टिकट जो है बेच करके दूसरे को टिकट दे दिया गया। एग्जैक्टली वंदना वंदना का। तो अब आप ये देखिए कि अब ये कहते हैं कि ये दोनों बताएं। अबे हम ये जानना चाहते हैं कि पहले आप ये बताइए कि आपके पास इतना फंडिंग कहां से आया। चंदा की पारदर्शिता का खिलवाड़ तो आपने सबसे पहले किया था। आप भारत में आम आदमी पार्टी के रूप में इकलौती पार्टी थे जिन्होंने कहा था कि जनता का दिए हुए चंदे के एक एक पैसे का हिसाब किताब हम वेबसाइट के पटल पे रखेंगे, यानी कि पब्लिक डोमेन में रखेंगे। फिर सत्ता में आते उन्होंने चंदे का गबन किया, चंदे की लिस्ट हटा दी। तो चंदा की पारदर्शिता का सबसे प्राइम एग्जाम्पल अगर खिलवाड़ करने का है तो आम आदमी पार्टी। तो ये अपने पहले तो अपने, या तो ये खुद बताए कि देखो हमारे पास ये बजट है, ये पैसा है, हमने पिछले 10 सालों में इस ढंग से ये पैसा जनता से मिला है हमें, तो आप भी बताइए। तो ये तो राजनीति बदलने आए थे ना। अच्छा, आतिशी का देख लीजिए, ओंकार जी, आतिशी के खिलाफ अलका लांबा उतारने की तैयारी हो रही है। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी आतिशी के खिलाफ अलका लांबा उतरेंगे। वो इस वक्त ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, और आतिशी के मुकाबले उनकी वो उनको अच्छा यहाँ पे टक्कर देंगी। तो आतिशी भी कुल मिला के यहाँ पे लड़खड़ाई हुई है पूरा। ये कांग्रेस अगर 2019 में भी ठीक तरीके से लड़ती, आखिरी टाइम पे राहुल गांधी विड्रॉ नहीं करते अपने कैंपेन को, तो तब भी इनको लोहे के चने चबाने पड़ते। और इस बार इनकी बौखलाहट की वजह ही ये है कि ना केवल भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से लड़ रही है, बल्कि कांग्रेस भी इस बार, क्योंकि संदीप दीक्षित को इनके खिलाफ उतारने का संकेत और संदेश ही ये है कि हम मैदान में आ गए हैं। तो एग्जैक्टली इनकी बौखलाहट की वजह ये है कि कांग्रेस भी अगर ताकत से लड़ेगी तो इनके पैर उखड़ने लाजमी है। एग्जैक्टली, और तभी ये अब धमकाने लगे हैं कांग्रेस को। देखिए अरविंद केजरीवाल धमकी दे रहे हैं, जैसे डॉन धमकी देता है ना, कि मैं तुम्हें यहां से हटवा दूंगा, मैं तुम्हें वहां से हटवा दूंगा। मतलब आप समझते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि पिछले बार जैसे मेमने की तरह बिहेव किया था ना कांग्रेस ने, मेमने की तरह, तो ऐसे टेम पालतू कुत्ते की तरह बिहेव करे कांग्रेस। तो कांग्रेस इस वक्त टक्कर देने के मूड में, यानी कि अंततः ये इट इज वेरी क्लियर नाउ कि आम आदमी पार्टी इस क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट में या ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में अच्छी तरह धूल चाटेगी। और बड़े मुद्दे क्या हैं मुनीश जी इस बार दिल्ली के चुनाव में? दिल्ली के चुनाव में सबसे प्राइम जो मुद्दा है वो है कि दिल्ली को बेहाल कर दिया गया। दिल्ली पिछले 10 सालों में एक जंक यार्ड टाउन बन चुका है, गार्बेज टाउन बन चुका है। मैं एज ए सिटीजन बोल रहा हूं, नॉट एज ए पॉलिटिशियन या नॉट एज ए कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। दिल्ली में सबसे बड़ी जो
दुर्व्यवस्था है यहाँ पे, किसी भी ढंग की सिविक एम्यूनिटीज देखती लीजिए, कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, एमसीडी टोटली भ्रष्टाचार का एक अड्डा बनी हुई है, सफाइयां तक नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जो अगला बड़ा मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पोल्यूटेड गैस चैम्बर बन चुका है दिल्ली इस वक्त इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि गैस चैम्बर के रूप में एवरी वन इज इनहेलिंग टॉक्सिक गैस, और उसकी वजह से सब लोगों की लाइफ कम होती जा रही है। यहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज ने शो किया है कि दिल्ली में एक व्यक्ति की आय लगभग 10 साल कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। अच्छा, इसमें मीथेन टॉक्सिसिटी की बातें भी मीडिया वैसे करता नहीं है। इन एडिशन टू एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो गार्बेज की वजह से, क्योंकि ओपन गार्बेज है दिल्ली में, 3 बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे, बलसवा, गाजीपुर एंड ओखला में, बड़े बड़े पहाड़ जिनको ये हैंडल ही नहीं कर पाए, कूड़ा करकट के पहाड़, उनकी वजह से जो ओपन गार्बेज है पूरी दिल्ली में, उससे मीथेन गैस की टॉक्सिसिटी की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। थर्ड है यमुना का मुद्दा। प्लस दिल्ली में यदि आप सिविक एम्यूनिटीज की बात करें ओंकार जी, आप राशन कार्ड की समस्या देख लीजिए, राशन कार्ड बनने बंद कर दिए गए थे। 1,56,000 लोगों को, या लगभग 90,000 फैमिलीज के राशन कार्ड तक नहीं बनवाए, जबकि राशन कार्ड बिल्कुल एक जो लोएस्ट लेवल पे है पॉवर्टी के, वो एलिजिबल होते हैं इसके लिए, वो नहीं बनने दिए इन्होंने। स्कूलों और अस्पतालों की जो हालत है वो वैसे की वैसे बनी हुई है, लेकिन उन्होंने गुण गा गा के, अपनी गाथा गा गा के लोगों को तंग किया, जबकि वो फंडिंग, वो पैसा जो इन्होंने एड्स पे बर्बाद किया, वो जन कल्याण में लगा सकते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे जो जल का प्रॉब्लम है, पानी, पोल्यूटेड पानी है, पीने लायक नहीं है यहाँ पे। दिल्ली जल बोर्ड यहाँ पे भ्रष्टाचार का स्कैम का अड्डा बना हुआ है। कुल मिला के सिविक एम्यूनिटीज एंड जो मैंने समस्याएं बताई ये है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष जी, और आपको शुभकामनाएं कि आप अच्छे से चुनाव लड़े और कामयाब भी हों। आप सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, आप लाइव जुड़े। और मुनीष जी, आपका विशेष तौर से इतनी व्यस्तताओं के बीच में आपने समय निकाला ओशियन नेटवर्क। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।